हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को संपूर्ण भारत के इतिहास का संक्षिप्त विवरण बताएंगे, क्योंकि इतिहास को पढ़ने से पहले इसका संक्षिप्त विवरण जानना जरूरी है कि हाँ, पढ़ना कितना है, क्या हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जब ये हमें पता चल जाएगा तो फिर पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये मानना है कि इतिहास में बहुत ज़्यादा टॉपिक है, जिस वजह से मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है। बट ऐसा नहीं है। आप किसी भी चीज़ के गहराई में तभी जाते हैं जब धीरे धीरे आपको उसके प्रति इंटरेस्ट जगते जाता है। तो हम उसी इंटरेस्ट को जगाने के लिए इतिहास को पढ़ाने से पहले संक्षिप्त विवरण बताना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमें इतना ही पढ़ना है और हमारा पढ़ने का लिमिटेशन बस यही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संपूर्ण भारत का इतिहास, तो सबसे पहले इतिहास को जो 3 भागों में जो बांटा गया है वो है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इस 3 भागों में बांटने से पहले हम इतिहास को समझते हैं, क्योंकि हम पहले ही बोले हुए हैं कि आपको यहाँ बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि ये जो इतिहास जो है, इस नाम में ही जो छुपा हुआ है, एक इति और दूसरा हास। इस इतिहास का मतलब होता है अतीत की घटना, जिसका अगर सरल भाषा में अगर हम बोले तो हमारे पास्ट की घटना जो है, यानी अभी हम प्रेजेंट में रह रहे हैं और आने वाला हमारा फ्यूचर है, बट इस प्रेजेंट से पहले वाली जो घटना है उसे इतिहास कहा जाता है। तो क्या सिर्फ पास्ट की घटनाओं को इतिहास कह दिया जाता है? नहीं। जब हम पास्ट की घटनाओं को स्टेप बाय स्टेप समझते आते हैं, पढ़ते आते हैं, तो उसी स्टेप बाय स्टेप घटनाओं को इतिहास बोला गया है। तो क्या इतिहास का मतलब सिर्फ पास्ट से ही है? उसका रिलेशन क्या प्रेजेंट और फ्यूचर से नहीं है? बिल्कुल है। कैसे? तो पास्ट में हम लोग क्या होता है कि जो भी गलती करते हैं उसी गलती से सबक लेकर अपने प्रेजेंट को अच्छा करने का कोशिश करते हैं, और ये भी कोशिश करते हैं कि ये गलती हमारे फ्यूचर में ना हो। तो इतिहास का मतलब पास्ट से तो है, लेकिन बट उसका रिलेशन जो है हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर से भी है, ठीक है। तो आप इतिहास वर्ड को समझ गए होंगे। अब इतिहास का जनक कौन है? क्योंकि इतिहास को आगे पढ़ने से पहले उसके जनक के भी बारे में जान लेना चाहिए। तो इतिहास का जनक है हेरोडोटस, जो एक यूनानी व्यक्ति है। इंग्लिश में कहे तो ग्रीक, मतलब ये यूनान के रहने वाले थे। हेरोडोटस जो कि इतिहास के जनक कहलाते हैं, वो यूनान के रहने वाले थे। तो चलिए, आपको दोनों बात पता हो गई। अब हम लोग इतिहास का संक्षिप्त विवरण देखते हैं। तो इस इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो आप यह देख पा रहे होंगे कि तीनों का काल यहाँ लिखा गया है। इसका है 30 लाख ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, जिसे सनातन धर्म भी बोला जाता है। तो सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब होता है हिंदू। मतलब वैसा समय, ये समय वैसा था जहां अधिकांश शासक हिंदू धर्म के हुआ करते थे, और जिनकी संख्या ज़्यादा होती है उस काल को उसी संख्या के आधार पर नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस पूरे काल में हिंदू धर्म के अधिकांश शासक थे, इसी वजह से इस काल को सनातन धर्म भी बोला जाता है, यानी सनातन धर्म का काल बोला जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास को सनातन धर्म का भी काल बोला जाता है, ठीक है। कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब यहाँ है 30 लाख ईसा पूर्व से 712 ईस्वी। तो एक यहाँ पे वर्ड है बीसी, जिसका मतलब होता है ईसा पूर्व, और एक है एडी, जिसका मतलब होता है ईस्वी। ईस्वी क्या होता है? जो अभी हम लोग ईस्वी में जो है जी रहे हैं,
ईस्वी का मतलब होता है छोटा डिजिट से बड़े डिजिट की ओर बढ़ना, जबकि ईसा पूर्व क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट, मतलब बड़े डिजिट से छोटे डिजिट की ओर जो है, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं उतरना। ठीक है, तो ईसा पूर्व में जो है आपको जो बड़ा डिजिट, जैसे कि मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में 2300 ईसा पूर्व से 1750, तो इससे पहले का काल इसे माना जाएगा और ये जो है इसके बाद का। लेकिन ईस्वी में यही होता है कि जो बड़ा डिजिट होता है उसे बाद का माना जाता है और जो छोटा डिजिट होता है वो पहले का माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ईस्वी और ईसा पूर्व में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो काल है वो 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। इस काल को इस्लाम धर्म का काल भी बोला गया है, मतलब कि इस काल में इस्लाम धर्म के सबसे अधिक शासक हुआ करते थे। मतलब इसका मतलब ये नहीं था कि हिंदू धर्म के शासक नहीं थे। इस्लाम धर्म के अधिक शासक होने से इस काल का नाम इस्लाम धर्म का काल भी बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे भारत में सवाल ये उठता है कि इस्लाम का आगमन कब हुआ, इस्लाम धर्म का आगमन कब हुआ, तो वो ईस्वी है 712 ईस्वी। प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम, जो कि सिंध पर जीत विजय किया था, और उसी जीत के साथ हमारे भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हो गया। ठीक है, और ये 1707 ईस्वी जो है, इस ईस्वी पे औरंगजेब का जो एक मुगल शासक था, उसका यहाँ पे मृत्यु हो चुका था। तो इसी काल को मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी इस्लाम धर्म का भी काल बोला जाता है। बट इसके बाद उत्तर मुगल भी आया था, बट उसका ईस्वी जो है वो आधुनिक भारत में भी चला जाता है, इसलिए सटीक रूप से इतिहासकार इसी काल को मध्यकालीन भारत का इतिहास मानते हैं। अब नेक्स्ट है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास 1498 ईस्वी से किसी किताब में, यानी कई इतिहासकार जो हैं वो 1948 भी मानते हैं लास्ट, और कई इतिहासकार जो कि 1950 भी मानते हैं। तो इसका रीजन है अभी मैं समझाऊंगा। तो इस काल को ईसाई धर्म का काल बोला गया है। तो ईसाई धर्म का काल, इससे मतलब यही हो गया कि इस काल में सबसे अधिकांश शासक जो थे वो ईसाई धर्म के थे, इसलिए इस काल को ईसाई धर्म का काल बोला गया है। ठीक है, और ये 1498 ईस्वी, इस 1498 ईस्वी में ही वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली यात्री थे, वो हमारे भारत के केरल राज्य के कालीकट तट पर पहुंचे थे। तो इस तरह से हमारे भारत में ईसाइयों का आगमन शुरू हो गया और धीरे धीरे 1757 का जो है प्लासी का युद्ध और 1764 का जो है बक्सर का युद्ध होने के बाद जो है अंग्रेज जो है भारत में राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया था। तो इस वजह से यहाँ पे सबसे अधिकांश शासक जो थे वो ईसाई धर्म के थे, इस वजह से इस काल को ईसाई धर्म का भी काल बोला गया है। तो 1498 से लेकर 1948 या फिर 1950, तो 1948 में महात्मा गांधी की जो है मृत्यु हो चुकी थी। तो कई इतिहासकार 1948 तक मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार जो कि 1950 तक मानते हैं आधुनिक भारत के काल को। क्यों? क्योंकि 1950 में हमारा भारत गणतंत्र हुआ था और वो डेट था 26 जनवरी 1950। तो आप ब्रीफ में जो है संक्षिप्त रूप से इस तीनों को जो समझ गए होंगे। तो आज हम आपको सिर्फ प्राचीन भारत के इतिहास का संक्षिप्त विवरण आपको बताना चाहते हैं कि आपको पढ़ना बस यही है। बट आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अभी हम इसे बताएंगे तो आपको लगेगा कि सर ये पॉइंट आपने छोड़ दिया, बट मैंने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है। इसे मैं अलग से फिर डिटेल में पढ़ाऊंगा, आज सिर्फ मैं इसका रिव्यू दे रहा हूं। ठीक है, तो बस एक एक पॉइंट में हम इसको समझने का कोशिश करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है प्राचीन भारत के इतिहास में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है काल यानी ईरा की बात करते हैं। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट है। एक है प्रागैतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एरा। इसमें क्या हुआ है
कि इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इस काल में जो है प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एरा में लिखित साक्ष्य नहीं मिला हमें। यहां पे साक्ष्य जो मिला है वो उत्खनन के द्वारा मिला है, ठीक है, जब मानव सभ्य भी नहीं हुआ करते थे। ये वो काल था, यानी कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले की काल एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ था कि लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। अगर क्वेश्चन आपसे एक बनता है कि वैसा कौन सा काल है जहां लिखित साक्ष्य नहीं मिला, वहां उत्खनन के द्वारा साक्ष्य मिला है, तो वो है आपका प्रागैतिहासिक काल, जिसको बोलते प्री हिस्टोरिक एरा। सेकेंड है इसमें आध ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में बोलते प्रोटो हिस्टोरिक एरा। तो इस आध ऐतिहासिक काल में साक्ष्य तो लिखित मिला है, यहां पे साक्ष्य लिखित मिला है, लेकिन इस साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है। तो यहां से एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन बनता है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मतलब सभ्यता है जहां पे लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, तो वह है हड़प्पा सभ्यता का काल, ठीक है। तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के काल में जो है लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन अब तक नहीं पढ़ा गया है। थर्ड पॉइंट, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एरा। ये वैसा काल है जहां साक्ष्य भी लिखित मिला और उस लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी गया है। तो इसी काल को ऐतिहासिक काल यानी इंग्लिश में हिस्टोरिक एरा बोला गया है, यानी लिखित साक्ष्य मिलने के साथ साथ उस साक्ष्य को पढ़ा भी गया है, ठीक है। तो आप इस तीनों पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे कि एक ये काल था जहां लिखित साक्ष्य नहीं मिला, सिर्फ उत्खनन के द्वारा साक्ष्य मिला। एक ये काल था जहां पे लिखित साक्ष्य मिला लेकिन उस साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है अब तक, ऐसा नहीं कि पास्ट में, अब तक नहीं पढ़ा गया है। एक ये काल है जहां लिखित साक्ष्य मिलने के साथ साथ उस साक्ष्य को पढ़ा भी गया है, ठीक है। तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट जो बढ़ते हैं वो है पाषाण काल, ठीक है। ये सब पॉइंट है, आपको इसी पॉइंट को मैं डिटेल में फिर पढ़ाऊंगा। आज सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूं संक्षिप्त में कि आपको प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। पाषाण काल, अब देखिए पाषाण काल, पाषाण का अर्थ ही होता है पत्थर। पत्थर मतलब कि वैसा काल जिस समय सबसे अधिक पत्थर के औजार का उपयोग किया गया होगा या उपयोग किया गया था, उस काल को पाषाण काल बोला जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिस काल में जिस चीज का या तो ज्यादा यूज हो जाता है या उसके अधिकांश जो जिनकी संख्या ज्यादा होती है, उस काल को उसी से नाम दे दिया जाता है। तो पाषाण काल मतलब इस पूरे काल में सबसे अधिक अगर किसी औजार का यूज हुआ है तो वो है पत्थर का औजार, यानी पत्थर से जो भी औजार बना है उसका यूज सबसे ज्यादा हुआ है। तो इस पाषाण काल को भी जो है मतलब 4 भागों में बांटा गया है। यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस तरह से आप देखें कि इसमें भी जो है 3 मतलब कि जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बना था, तो यहां भी इस चारों पॉइंट में एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बनेगा और वो चारों क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को ही इंग्लिश में बोलते हैं पेलियोलिथिक एज। तो एक बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि आजकल एग्जामिनर जो कंपटीशन को जो है टफ बनाने के लिए जो है हिंदी वर्ड नहीं देते हैं, इंग्लिश वर्ड। जैसे इसका नाम है पूरा पाषाण काल, तो कई हिंदी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि जो है कि वो सिर्फ हिंदी भाषा पे ध्यान देते होंगे, इंग्लिश पे नहीं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इंग्लिश पे भी ध्यान दे थोड़ा सा उनके नाम पे, क्योंकि एग्जाम में आपको आते हुए भी अगर ये नाम दे देगा तो फिर आप उस क्वेश्चन को जो है नहीं करके आ पाइएगा, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पेलियोलिथिक एज, ये कौन सा काल था? यहाँ पे व्यक्ति जो थे वो आखेटक होने के साथ साथ संग्राहक थे। इसका मतलब क्या होता है? आखेटक का मतलब क्या होता है? आखेटक का मतलब वो होता है कि शिकारी, यानी शिकार करने वाले को शिकारी बोला जाता है। सपोज कीजिए कि अगर हम किसी जानवर का शिकार करते तो हम शिकारी कहलाए, यानी कहने का मतलब आखेटक कहलाए, ठीक है। यानी इस काल में, पूरा पाषाण काल में व्यक्ति जो थे
वो भोजन की उत्पत्ति नहीं करते थे, तो उसी किसी भी जानवर का शिकार करके और उसको संग्रह करते थे, तो वैसे व्यक्ति को ही आखेटक के साथ साथ संग्राहक बोला गया है। समझ गए होंगे आप कि आखेटक का मतलब क्या होता है, शिकारी होता है। शिकार करने वाले को आखेटक बोलते हैं, और उसी शिकार करने के बाद जब उस चीज को संग्रह करते हैं हम अपने भोजन के लिए, तो उसे ही संग्राहक फिर बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट और है कि सर्वप्रथम एक क्वेश्चन पूछा गया, सर्वप्रथम अग्नि का आविष्कार यानी आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो वो है पूरा पाषाण काल या फिर पेलियोलिथिक एज में हुआ जो है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मध्य पाषाण काल, जिसे बोलते हैं मेसोलिथिक एज। ठीक है, यहां पे क्या हुआ कि व्यक्ति आखेटक होने के साथ साथ पशुपालन भी करना शुरू कर दिए, यानी शिकारी तो वो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ अब पशु को भी पालना शुरू कर दिए। और सर्वप्रथम जिस पशु को पाला गया था उसका नाम था कुत्ता। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया था, तो वो था कुत्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज बोला जाता है। सर्वप्रथम व्यक्ति जो है यहाँ पे कृषि कार्य को प्रारंभ किए जो है, यानी भोजन की उत्पत्ति करना व्यक्ति ने चालू कर दिया था सर्वप्रथम, यही नियोलिथिक एज यानी नव पाषाण काल में। और सर्वप्रथम जिसकी खेती की गई थी वो था जौ। और सबसे पहले खेती करने का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मेहरगढ़। तो उसी मेहरगढ़ में सर्वप्रथम खेती करने का साक्ष्य मिला था। ठीक है, बट भारत के भी संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भारत में किसकी खेती की गई थी, तो भारत के भी संदर्भ में सर्वप्रथम खेती जौ की खेती की गई थी। सेकंड पॉइंट पे आता है गेहूं की। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन यहां से भी बना। अब है नेक्स्ट है ताम्र पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है चाल्कोलिथिक एज। ताम्र पाषाण काल, चाल्कोलिथिक एज, सर्वप्रथम अगर किसी भी धातु का यूज किया गया था तो उस धातु का नाम था तांबा। तो यानी सर्वप्रथम तांबा का यूज जो है ताम्र पाषाण काल में किया गया, यानी चाल्कोलिथिक एज में किया गया। और सबसे पहले धातु का यूज जो किया गया उस धातु का नाम था तांबा। तो आपको ये भी पॉइंट कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब पॉइंट जो आप बता रहे हैं कोई ना कोई तो सोर्स रहा होगा, इतिहासकार किसी न किसी तो सोर्स के माध्यम से, स्रोत के माध्यम से ये चीज़ बताए होंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल इसके लिए एक स्रोत है। तो इस स्रोत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत में आ जाता है जैसे अभिलेख के आधार पर, दूसरा जो आ जाता है मूर्तिकला के आधार पर, चित्रकला के आधार पर, सिक्का के आधार पर, भवन निर्माण के आधार पर। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जिसके आधार पर पुरातात्विक स्रोत लिया जाता है जो, ठीक है, उसे हम लोग जब डिटेल पढ़ेंगे तब समझेंगे। फिर दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या होता है, आपको नाम से ही लग रहा हो साहित्य, यानी ये ग्रंथ की बात आ जाएगी। जैसे साहित्यिक स्रोत में 2 भाग होता है, जैसे एक धार्मिक ग्रंथ, एक गैर धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ वो होता है जो वैसा ग्रंथ जो किसी न किसी धर्म से रिलेटेड होता है, उसे कहते हैं धार्मिक ग्रंथ। और वैसा ग्रंथ जिसका धर्म से कोई रिलेशन नहीं है उसे कहते हैं गैर धार्मिक ग्रंथ जो है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत में जो है क्या है, यानी विदेशी लोग जो हमारे भारत में आए और उन्होंने जो भी किताब लिखा, जो भी ग्रंथ लिखे, उनके माध्यम से जो भी हमें पता चला उसी को बोला जाता है विदेशी स्रोत। तो विदेशी स्रोत में 3 पॉइंट आएगा। एक यूनानी ग्रंथ, यूनानी लोगों ने जो ग्रंथ लिखा यूनानी ग्रंथ, चीनी ग्रंथ और अरबी ग्रंथ जो है। तो इसका एक एक उदाहरण भी आप समझ सकते हैं। यूनानी ग्रंथ में जैसे कि इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखा था, चीनी ग्रंथ में सी यू की जो ह्वेनसांग ने लिखा था, अरबी ग्रंथ में जो है आता है किताब उल हिंद जो अल बरूनी ने लिखा था। ठीक है, ये सब को हम लोग डिटेल से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपको इसमें पढ़ने के लिए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का काल जो है कहीं पे आपको 2350 से स्टार्ट किया जाता है या फिर कहीं पे आपको 2300 ईसा पूर्व से स्टार्ट किया जाता है, से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के काल को हड़प्पा सभ्यता का काल बोला जाता है। ये वैसा सभ्यता है जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता इसे मानी जाती है। तो आपसे यहाँ पे भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो वो है हड़प्पा सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता को ही प्रथम नगरीय सभ्यता का दर्जा दिया गया है, यानी प्रथम शहरी सभ्यता। सबसे पुराना होने के साथ साथ ये एक शहरी सभ्यता था, यहाँ पे शहरी कल्चर था। ठीक है, हर चीज़ को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अब है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो है काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक सभ्यता बोलते हैं। इस वैदिक सभ्यता को आर्यों की भी सभ्यता बोली गई है, ठीक है, या फिर श्रेष्ठ जनों का भी सभ्यता बोला गया है। तो इस सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, एक ऋग वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल बोला गया है। ऋग वैदिक काल ब्रीफ में समझने का कोशिश करते हैं। ऋग वैदिक काल वो काल था जहां राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उत्तर वैदिक के काल में जस्ट इसका अपोजिट होता चला गया। उत्तर वैदिक के काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था। ठीक है, तो हम लोगों को ये भी पढ़ना है। अब 5th पॉइंट में हम लोगों को जो पढ़ना है प्राचीन भारत में, वो है धार्मिक सुधार आंदोलन। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रही थी, समय आगे बढ़ता चला जा रहा था, लोगों को अपने अपने धर्म में अंधविश्वास बढ़ते चला जा रहा था। तो उसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए समय समय पर धार्मिक सुधार आंदोलन लाया गया। तो देखते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन में क्या क्या है। तो धार्मिक सुधार आंदोलन में ये 4 पॉइंट हैं। जैसे जैन धर्म, जैन धर्म के अनुयायी जो अपने धर्म में जो भी सुधार किए, तो वो जैन धर्म में जो है धार्मिक सुधार आंदोलन कहलाया गया। बौद्ध धर्म में भी धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म किसे कहते हैं? वैष्णव धर्म में जो है जो कृष्ण या विष्णु के जो लोग अनुयायी थे या जो उनकी पूजा करते थे, तो वैसे व्यक्ति को वैष्णव, और उस धर्म को वैष्णव धर्म बोला गया है। ठीक है, फिर आता है शैव धर्म। शैव धर्म क्या है? नाम से ही लग रहा है कि शिव की पूजा करने वाले को धर्म को जो है शैव धर्म बोला गया है। तो आप देख रहे हैं कि सारे धर्म में अंधविश्वास बढ़ता चला गया था, और इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए समय समय पर धार्मिक सुधार आंदोलन लाया गया है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, जो है बहुत मजा आएगा। फिर जाके जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो फिर 16 महाजनपद का उदय हुआ। 16 महाजनपद का उदय, और इस 16 महाजनपद के बारे में हमें जानकारी जो मिलता है वो 2 जगह से मिलता है। मतलब इसके स्रोत जो हैं 2 हैं। एक है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, और दूसरा जो है जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ये 16 महाजनपद का जो उदय हुआ है, इसका हमें पता कहाँ से चलता है, स्रोत कहाँ से मिला है? तो इसका स्रोत हमें 2 जगह से मिला है, एक बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, दूसरा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से। ठीक है, तो इसी 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली, सबसे विशाल महाजनपद हम कह सकते हैं वो है मगध महाजनपद। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है मगध का उदय। ये मगध क्षेत्र कौन सा पड़ता है? मगध का जो क्षेत्र का जो पहचान किया गया है वो बिहार राज्य के पटना, शाहाबाद और गया के क्षेत्र को मिलाकर मगध के रूप में पहचान किया गया है। ठीक है, तो इस मगध शब्द का उल्लेख जो है सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिला हुआ है। ऐसे तो हम लोग जब पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ पे और भी बहुत सारी पॉइंट को पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक ब्रीफ में आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, कि इस 16 महाजनपद में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई जनपद था तो वो मगध का जनपद था, यानी मगध जो था। ठीक है, और ये मगध का क्षेत्र जो है वो पटना, शाहाबाद और गया के क्षेत्र को मिलाकर जो है इसके बारे में पता लगाया गया। ठीक है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में जो है किया गया। इस मगध महाजनपद में टोटल जो है 5 वंश आए थे। किसी किताब में आपको बृहद्रथ वंश नहीं भी मिल सकता है, लेकिन आपको ये 5 वंश है। फर्स्ट बृहद्रथ वंश, सेकंड हर्यक वंश, थर्ड शिशुनाग वंश, फोर्थ नंद वंश, फिफ्थ मौर्य वंश। तो जिस तरह से इस 16 महाजनपद में सबसे इंपॉर्टेंट जनपद था मगध जनपद, उसी तरह से इस मगध में
सबसे इंपॉर्टेंट वंश या फिर सबसे शक्तिशाली अगर वंश था तो वो था मौर्य वंश, क्योंकि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ने के बाद जो है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिर जो है धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, भारत का जो है मध्य एशिया से संपर्क बढ़ता चला गया और जैसे जैसे संपर्क बढ़ता चला गया वहाँ के लोग जो है अपने प्रभाव से हमारे भारत के लोगों को प्रभावित करना चालू करने लगे। ठीक है, तो इसी बीच में सर्वप्रथम ये लोग जो है हिंद यूनानी ने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन जब अब पॉइंट आती है आक्रमण की, तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे भारत पर सर्वप्रथम किसी ने आक्रमण किया था तो वो था डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम भी बोलते हैं। वो एक ईरानी थे। और सेकंड व्यक्ति जो कि हमारे भारत पर आक्रमण किए थे वो थे सिकंदर महान भी बोलते हैं या फिर इंग्लिश में अलेक्जेंडर भी बोलते हैं। ठीक है, बट वो एक यूनानी थे। बट अगर आपसे ओवरऑल में पूछा जाता है सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया तो वो है डेरियस प्रथम, जो कि एक ईरानी थे। लेकिन अगर पूछा जाए ये क्वेश्चन कि सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला यूनानी व्यक्ति, तब जाके उस समय क्वेश्चन का आंसर होगा सिकंदर, इंग्लिश में कहे तो अलेक्जेंडर। ठीक है, तो जैसे जैसे मध्य एशिया से संपर्क बढ़ता गया ये लोग भारत पर आक्रमण किए और अपना प्रभाव यहाँ छोड़ते हुए चले गए। तो जिसमें से सबसे पहले आक्रमण किए हिंद यूनानी ने, सेकंड फिर शक वंश वाले जो है यहाँ पे आक्रमण किए, फिर पहलव वंश ने आक्रमण किया, फिर कुषाण ने आक्रमण किया। ठीक है, ये सब को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है गुप्त वंश का उदय, बहुत इंपॉर्टेंट। ये काल ऐसा काल है जहाँ पे सभी क्षेत्र का सबसे अधिक विकास हुआ था। इस वजह से इस काल को स्वर्णिम काल भी बोला गया है। ठीक है, सबसे अधिक विकास किसी भी क्षेत्र में अगर सबसे अधिक विकास हुआ है तो वो गुप्त काल में ही हुआ है। इस वजह से इस काल को स्वर्णिम काल बोला गया है। नेक्स्ट है वर्धन वंश। तो वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश, एक्चुअली नाम इसका पुष्यभूति वंश भी इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि इस वंश वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। इस वजह से इस वंश को उसके नाम पे भी बोल दिया जाता है। कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा पुष्यभूति वंश। और यही एक वंश था जो कि उत्तर भारत का सबसे अंतिम लास्ट महत्वपूर्ण वंश था, क्योंकि इसके बाद फिर दक्षिण भारत का वंश शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण वंश, सबसे अंतिम महत्वपूर्ण वंश वो था वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश। यहाँ पे आपको जो है फिर दक्षिण भारत का वंश को अभी नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि उसका कम ही समय जो है, मतलब प्राचीन भारत में ज़्यादातर समय जो वो मध्यकालीन में आ जाता है। जब मध्यकालीन को जब बताया जाएगा तब आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर और हमसे जहाँ भी गलती हुई होगी आप उस गलती को भी मुझसे बताइए कि हाँ आपसे यहाँ पे गलती हुई। ठीक है, क्योंकि सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती है। अगर हम आप लोगों को सिखा रहे हैं तो हम भी आपसे कुछ सीख सकते हैं। इसलिए अगर हमसे कोई भी गलती हुई होगी पढ़ाने में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ हमसे गलती हुई और आपको ये कैसा लगा लेक्चर। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और उसके बाद जो है फिर एक वीडियो में जो है फिर मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का एक संक्षिप्त विवरण देके फिर हम लोग इतिहास को बिल्कुल डिटेल तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा जो है और बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए आप, हैप्पी। थैंक यू।